छह महीने पहले एसआईपी शुरू की, लेकिन फंड के प्रदर्शन से निराश है। योर मनी पर आज समझिए कब और कैसे देखें फंड की परफॉर्मेंस। फंड के नाम और कैटेगरी में बदलावों को कैसे समझे, योर मनी से जानिए आपकी क्या हो रणनीति। टर्म प्लान से बेहतर है यूलिप। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम लाइव आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। फेसबुक पर लाइव है, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल आप छोड़ सकते हैं। योर मनी में आज हमारे पास मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी अगर आपका कोई भी सवाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इसमें से किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ है तो अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। लाइव हम फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स पे सवाल डालिए, आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आज हमारा फोकस होने वाला है आपके फंड्स पे, फंड्स की परफॉर्मेंस पे, और साथ ही जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स बदले हैं म्यूचुअल फंड्स ने, जो निवेश की रणनीति बदलाव किया है, उस पर हमारा आज फोकस है और आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम देंगे। मेरे साथ आज शो पे जुड़ रहे हैं रुकता सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुकता। हर्ष, स्वागत है आपका। सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और हमारे पहले दर्शक का सवाल हम लेंगे। केर का सवाल मैं लेना चाहती हूं। इन्होंने HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल 35 फोकस, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में निवेश की शुरुआत की है। पहले दो फंड्स में निवेश की शुरुआत 6 महीने पहले से हुई है और परफॉर्मेंस से निराश हैं, नेगेटिव दे रहे हैं रिटर्न्स इनको ये दोनों ही फंड्स। तो पूछ रहे हैं कि क्या नेगेटिव रिटर्न देने के बावजूद भी फंड में रहना चाहिए। पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये फंड्स कैसे हैं, और अगर स्मॉल कैप मिड कैप के लिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड कैसा है। इनका जो सवाल है, बहुत दर्शक हैं जो कि फंड्स के जब कैटेगरीज में बदलाव हुए हैं उसके बाद फंड की परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हैं। इन्होंने तो खैर 6 महीने पहले से एसआईपी की शुरुआत की है, लेकिन अगर 6 महीने का ही नजरिया है अब तक का तो फंड से निकलना सही नहीं होगा शायद। एब्सोल्युटली कविता, अगर हम एक क्वेरी को पूरी समझें तो इनके पास एक हाइब्रिड इक्विटी फंड है, एक इनके पास मल्टी कैप है और एक मिड कैप है। जो एक पॉइंट है जो हम देखना चाहेंगे, उसमें हाईलाइट करना चाहेंगे, इन्होंने कहा है कि ये L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में निवेश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट के जो मिड एंड स्मॉल कैप की अप एंड डाउन्स को फील करना चाहते हैं। सो पहला ऑब्जर्वेशन मैं उस चीज पे देना चाहूंगा कि आप एक निवेशक हैं, आप ट्रेडर नहीं हैं, आपका और कोई प्रोफेशन है जो आप परस्यू करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आप क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स हम इसीलिए करते हैं कि हमारे पैसे जमा हो और आगे जाके हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करके दें। इसमें आपको एक अननेसेसरी एक्साइटमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स जो अच्छे होते हैं वो अक्सर बोरिंग माने जाते हैं। सो ऐसा कोई फंड सिलेक्ट करिए जिसमें आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं हो। मेरे ख्याल से अपने पोर्टफोलियो में वो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो उतार चढ़ाव होता है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उससे शायद इनको लगता है कि लंबी अवधि में फायदा होगा। नहीं, सो एक्चुअली अगर एक्साइटमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। दैट्स एग्जैक्टली मैं पॉइंट आउट यही करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट्स जब करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है, और आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हैं। आप क्यों करते हैं? क्योंकि उसे संभालने की जिम्मेदारी एक्साइटमेंट शायद डायरेक्ट शेयर बाजार में होगी। एग्जैक्टली, अगर आपको इतना ही कीन है तो आप स्टॉक्स में डायरेक्ट क्यों नहीं ट्रेड करते? क्योंकि वो आपको ज्यादा एक्साइटमेंट देगा। तो पहली सलाह यह है कि आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं इस तरह से बनाइए ताकि आपको उसमें ध्यान नहीं देना पड़े। और म्यूचुअल फंड में आप इसीलिए निवेश करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो आपको रोज का मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी हालांकि अगर आप एलोकेशंस की बात करें, जैसे मैंने कहा आपके पास एक हाइब्रिड इक्विटी फंड है, एक आपके पास मल्टी कैप है और मिड कैप है। सो पोर्टफोलियो एलोकेशन वो पर्सपेक्टिव में ठीक है। अब जो आपकी चिंता थी कि 6 महीने हो गए आपको इन्वेस्ट करते हुए और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखा रहा है, सो वेल आपने जब इक्विटी में निवेश किया है, एसआईपी के जरिए कर रहे हैं, तो 6 महीने का नजरिया सही नहीं है। आपको जो कंपैरिजन करना है, पहली चीज ये है कि आप एक अच्छी स्कीम में निवेश करें। अगर आपका पैसा एक अच्छी स्कीम में जा चुका है, अब अच्छी स्कीम क्या है? जिसका आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, फंड मैनेजमेंट देखा है, उसके परफॉर्मेंस अगले अलग अलग पीरियड्स पे आपने उसे एवेल्युएट किया है, अगर सब देख के अगर आपने एक अच्छा स्कीम चूज कर ली है तो उसके बाद उसे एसआईपी के जरिए अगर निवेश कर रहे हैं तो 2 साल का वक्त दीजिए, क्योंकि स्कीम अच्छी है, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो उसमें तभी आपने एसआईपी की है। दूसरा फंडामेंटल आपको देखना है कि आप कोई भी स्कीम का इवैल्यूएट करते हैं कि स्कीम अच्छी है कि नहीं, उसका आप परफॉर्मेंस किस बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम देखते हैं अक्सर रिटर्न, और रिटर्न को हम फंड की पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, जबकि हमें करना चाहिए बेंचमार्क से और मे बी उसी कैटेगरी के फंड्स के साथ। एब्सोल्युटली। सो अब ये कंपैरिजन आप किस तरह से करते हैं? आप कहते हैं कि मैंने 6 महीने से 1000 रुपए निवेश किए हैं तो मेरा 6000 रुपए निवेश हुआ है, आज की वैल्यू 5000 है तो मैं पैसे गवा रहा हूं। राइट, तो ये सही बात है, आप पैसे गवा रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपने इक्विटी मार्केट में निवेश किया है और इक्विटी मार्केट में अगर आपने इंडेक्स फंड में अगर एसआईपी की होती
6,000 की वैल्यू अगर 4,500 है और आपका एक्टिवली मैनेज फंड जो स्कीम में आपने निवेश किया है वो 5,000 रुपया है, सो एक्चुअली परफॉर्मेंस अच्छा है। क्योंकि बेंचमार्क जो उसका इंडेक्स है, समझ लीजिए जब लार्ज कैप का अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो इस प्रकार में इंडेक्स में आप किए होते 4,500 होता है, आज की तारीख में 5,000 है। सो एक्चुअली योर फंड हैज डन बेटर। और उसी प्रकार जब मार्केट ऊपर जाता है, 6,000 की वैल्यू अगर 7,000 हो गई है और मार्केट का जो बेंचमार्क है उसमें 6,500 रुपए ही हुआ है, तो आपके फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो यही चीज का कंपैरिजन आपको अपने बेंचमार्क से करना है। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका फंड उससे मार्केट ऊपर नहीं देगा, आपको प्रॉफिट नहीं देगा। और 2 साल में एक बार रिव्यू करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? हम क्यों 6 महीने में रिव्यू नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। सो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपने एक अच्छी स्कीम चूज की है, चूज करते वक्त आपको पूरा उसमें इवैल्यूएशन करना है, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका फंड मैनेजमेंट स्किल्स, अलग अलग पीरियड में, बेयर मार्केट में, बुल मार्केट में, हर फेज में आपको देखना है कि स्कीम ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपने एक अच्छी स्कीम चूज कर ली है तो आपको उस पर भरोसा करना होगा। आप उसे 6 महीने में अगर इवैल्यूएट करते हैं तो 6 महीने में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक कोई जो उनका डिसीजन था खरीदने का, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदने का जो डिसीजन था या सेक्टर पे जिस पे ध्यान था वो सेक्टर गलत निकला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो करेक्ट करके अपने आप को वापस नहीं आ सकते। और उसके लिए इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आपने इसका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट का देखा है। अगर हिस्ट्री अच्छी है तो करेक्शन अपने आप फंड मैनेजर्स कर लेंगे। तो 2 साल का वक्त दीजिए अगर आप SIP कर रहे हैं, और 2 साल में आप देखिए कि बेंचमार्क के साथ में क्या रहा है और पीयर ग्रुप में। सो बेंचमार्क का हमने कंपैरिजन कर लिया। पीयर ग्रुप ये होता है कि अगर आपने लार्ज कैप फंड में निवेश किया है तो बेंचमार्क से आपका अच्छा है, मान लिया, लेकिन अगर कोई दूसरी लार्ज कैप कंपनी से भी बहुत ज्यादा फर्क है तो शायद दैट टाइम यू माइट वांट टू चेंज, नॉट अदरवाइज। चलिए, तो आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है। केर साहब, अगर सुन सकते हैं तो आप निवेश की राशि बढ़ाइए जब भी मुमकिन हो। 2 साल के बाद अपने फंड्स को आप रिव्यू करें और निवेशित रहें, आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। दीपक हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है, इनका सवाल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार कविता जी, मैं ठीक हूँ। ओके, बताएं क्या सवाल है? मैंने 2013 में इन्वेस्ट किया था ICICI प्रो में। 1,01,000 का प्रीमियम है, 500 में प्रीमियम पे कर चुका हूँ। ओके, तो इसमें क्या मुझे सरेंडर करके मुझे म्यूचुअल फंड में कर लेना चाहिए? तो मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया है 1 करोड़ का। तो इसको देख के मुझे लगा कि यूनिट में शायद परफॉर्मेंस अच्छा और बेटर रिटर्न नहीं होगा, इसलिए क्या मुझे सरेंडर करके और म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन पता है जो आपने यूनिट में लिया है? टैक्स लायबिलिटी मुझको बनेगी। ओके, मुझे ये बताइए जो आपने यूनिट में फंड सिलेक्शन किया है वो क्या है, कैसा है? बिल्डर 2। ओके, चलिए ठीक है, आपने टर्म प्लान तो ले लिया है, वो अच्छा काम किया, जिस पर सराहना करते हैं हम इस फैसले की। लेकिन यूलिप में अमूमन अब जिस तरह से मेरे ख्याल से ICICI प्रो वेल्थ बिल्डर 2 जो यूलिप प्लान है ये एक रिवाइज प्लान है, जहां पर हमने देखा था कि यूलिप में बहुत हाई मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जा रहे थे, खासतौर से कमीशन को लेकर काफी सारे इश्यूज आ रहे थे। तो IRDAI ने काफी हद तक इन्हें आसान बना दिया है और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना दिया है, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं शब्द का। लेकिन अगर नजरिया मेरा 10 साल से कम हो तो मेरे लिए फायदा नहीं होगा, मुझे कम से कम उतना लंबा समय देना पड़ेगा यूलिप प्लान को, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का भी कंपोनेंट है, निवेश का भी कंपोनेंट है। सो कविता, एक्चुअली आइडियली देखा जाए तो आपके पास जब प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास म्यूचुअल फंड्स। यूलिप क्या होता है? यूलिप जब आप पैसा देते हैं, आपने इन्होंने जैसे 1 लाख रुपया प्रीमियम भरा है, तो पहले आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगता है, वो चार्जेस एंट्री लोड समझ लीजिए। उसके बाद आपके जो पैसा है वो जो भी स्कीम आप चूज करते हैं, बैलेंस्ड या इक्विटी, डेट, उसमें निवेश होता है और वहां से आपके और चार्जेस कटने लगते हैं, क्योंकि लाइफ कवर है 10 टाइम्स होता है तो आपका मोर्टेलिटी चार्ज कटता है, आपका फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है और ऐसे अलग अलग पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ऐसे अलग अलग चार्जेस कटते रहते हैं। तो अगर आपको यूनिट्स में ही निवेश करना था तो आपका म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन है। बिल्कुल, अगर ऑप्शन है ही नहीं तब आप यूलिप और ऐसे कंबाइंड प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। सो दीपक जी, आपका सवाल का ये बात है कि आपके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर एक फंड हाउस से खुश नहीं है, 1-2 साल बाद आप उसे फंड हाउस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूलिप में निवेश करते हैं, आप सिर्फ स्कीम चेंज कर सकते हैं, उसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप उस कंपनी के बाहर नहीं निकल सकते। सो जो आपका सवाल है, आज की तारीख में आपने जो पॉलिसी ले रखी 7 इयर्स प्रीमियम पेमेंट
रीपेमेंट टर्म है और 25 ईयर्स उसका टोटल मेच्योरिटी पीरियड है। सो 5 साल क्योंकि आपने भर दिया है, आप एलिजिबल हैं कि आप अभी अगर सरेंडर करते हैं आपको पूरे पैसे आपके हाथ में मिल जाएंगे और ये पैसे आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। दूसरा आपका सवाल था कि इसमें टैक्स लायबिलिटी आपकी अगर आती है क्या, क्योंकि आपने एटीसी का बेनिफिट लिया है। सो वेल, क्योंकि आपने 5 साल का प्रीमियम भर दिया है, अगर अभी आप सरेंडर करते हैं आपको एटीसी के जो रिबेट मिले वो आपको वापस नहीं देने होंगे। बेसिकली आपका वो टैक्स बेनिफिट पूरा मिलेगा हो गया। और जो प्रोसीड्स आएगी, मेच्योरिटी प्रोसीड्स या सरेंडर प्रोसीड्स जो आप अभी हाथ में लेंगे वो भी अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री होगी। सो उसमें आपको कोई भी टैक्स की इंप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, लेकिन आप मुझे बताएं आपकी अगर अभी वो निकलने की सलाह दे रहे हैं इसमें से, तो ये कहाँ निवेश कर सकते हैं? टर्म प्लान तो लिया हुआ है लेकिन रुझान इनको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ाना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो अभी जब ये पैसे निकालेंगे, इनकी फंड वैल्यू उन्होंने बताया था करीबन 5,82,000 है आज की तारीख में। तो ये पैसे जब आप निकालते हैं ये आप अपने गोल्स के साथ अलाइन करेंगे। अगर मैं मान के चल रहा हूं ये पैसे आपको 25 साल बाद चाहिए थे, जो आपकी ओरिजिनल टाइम होराइजन है कि 7 इयर्स प्रीमियम भरना है और 25 साल बाद मेच्योरिटी थी और आपके 5 साल हो चुके हैं। सो विच मींस अभी ये पैसे आपको अगले 20 साल तक नहीं चाहिए। अगर अगले 20 साल तक नहीं चाहिए तो ये पैसे आप इक्विटी में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। लेकिन यू नो आई एम नॉट सजेस्टिंग कोई भी इक्विटी फंड ऐसा कुछ भी, क्योंकि मैं जानता नहीं कि एग्जैक्टली क्या जरूरतें हैं आपकी और अभी आप कौन से फंड में लगे हुए हैं। सो पैसे निकालने के बाद किसी से सलाह लीजिए और फिर दोबारा हमें वापस लिख के दे सकते हैं। आप योर मनी को अपना सवाल फिर से भेज सकते हैं लेकिन अपने तमाम लक्ष्यों के साथ भेजिएगा। फिलहाल आप इस प्लान को सरेंडर कर सकते हैं और टर्म प्लान आपने लिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हेल्थ प्लान भी आपने लिया हो ताकि आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो जाए। फेसबुक के दर्शक चेतन लोखंडे का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डीएसपी ब्लैक रॉक नेचुरल रिसोर्सेज में और नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ये जो फंड है, पूछ रहे हैं कि क्या निवेश बरकरार रखें या नहीं। सो वेल, अभी जो रीकैटेगराइजेशन हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि अगर ये डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज फंड किसी और चीज में मर्ज किया गया कि नहीं। वेल, ये आपने जब निवेश किया आपको समझना था, आपने ये कोई एनएफओ के टाइम पे शायद किया होगा। तो एनएफओ के टाइम पे आप देखेंगे काफी एक ऑरा क्रिएट किया जाता है, एक न्यूज क्रिएट की जाती है कोई भी कलेक्शंस के हिसाब से। सो ओवरऑल मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एट दिस जंक्शन कभी भी कोई नया एनएफओ आता है पहले उसे समझिए कि उसमें आपको क्या करना है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, थीमेटिक फंड हो गया, विच मींस एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करने वाली कंपनी इसमें ही निवेश करेगा। सो ये आप अपने रिस्क प्रोफाइल के साथ देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कोई थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड या ऐसा कोई नया आइडिया आपके पोर्टफोलियो में जरूरत है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इसमें से निकल जाइए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा सेफ ऑप्शन होता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड कंपनीज होती हैं और इसके अलावा भी कोई दूसरी चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक या थीमेटिक निवेश करना ही है तो जो फिलहाल चल रहे हैं उसमें आप निवेश कीजिए। फार्मा की ओर रुझान आप दिखा सकते हैं अपना, आप चाहे तो कंजम्पशन सेक्टर की ओर जा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से चलने वाले फंड्स भी है। इस तरह के फंड्स जो है, क्योंकि बताया हर्ष ने आपको, थीम बेस्ड है, तो वो कोई जब न्यूज पिक होती है इनके मतलब की तभी जाकर ये फंड्स चलते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप निकल सकें तो इस फंड से निकल जाइए। चेतन, आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहें। आगे बढ़ते हैं और योर मनी में अपना सवाल लेंगे। अगला हम पूनम, हमारी अगली दर्शक का सवाल है और ये एक स्टूडेंट है, 22 साल की इनकी उम्र है। इन्हें बनना है करोड़पति और पूछ रही हैं कि ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा। एसबीआई ब्लू चिप रेगुलर में 5 लाख का निवेश किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 में है 5 लाख का निवेश। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप डायरेक्ट में 5 लाख का निवेश है और एसआईपी के जरिए भी निवेश करती हैं। एचडीएफसी मिड कैप डायरेक्ट में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश करती हैं। कुल मिला के निवेश 11,000 का है और 10 साल में इनको बनना है करोड़पति। पूनम फोन लाइन पे नहीं है, वरना मैं इनसे वाकई बात करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि स्टूडेंट होने के नाते ये इतना ही निवेश कैसे कर लेती हैं। हो सकता है शायद इनके माता पिता का पोर्टफोलियो हो, लेकिन फिर भी जो डिटेल्स हमारे साथ है, क्या बन पाएंगी ये करोड़पति, क्या लगता है? सो वेल, पोर्टफोलियो को अगर हम देखें 15 लाख रुपए आज की तारीख में लमसम के रूप में है और 11,000 रुपए एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। 10 साल का टारगेट है। सो वेल, अगर हम 14% का रिटर्न्स आसपास देखते हैं तो इनका 1 करोड़ के पास पहुंच जाएंगे। सो अबाउट, अगर हम यही चीज को फ्यूचर वैल्यू देखते हैं तो अबाउट 85 to 90 lakhs के आसपास बनता है। सो वेल, इट्स नॉट वेरी फार, इट्स नॉट वेरी फार। 22 साल की उम्र में अगर 11,000 की एसआईपी कर रही है तो आई एम श्योर आगे जाते हुए आप थोड़ा भी अमाउंट अगर बढ़ाती तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी देखें, सो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपने लमसम 15 लाख रुपए हैं और एसआईपी के जरिए 11,000 रुपए निवेश कर रहे हैं और वो स्मॉल एंड मिड कैप में कर रहे हैं। सो इसका हम कॉम्बिनेशन अगर पोर्टफोलियो आउटलुक देखते हैं, सो 15 लाख है जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो लार्ज कैप मल्टी कैप फंड्स हैं, जो 3 फंड्स इनके 5-5 लाख के हैं, वो लार्ज एंड मल्टी कैप है। सो आपका जो पैसा लमसम जा रहा है वो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में जा रहा है जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिड एंड स्मॉल कैप से ज्यादा बेहतर होती है। सो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो तो इन कंपनीज पे असर थोड़ा कम आता है। तो लमसम उसमें किया, गुड पार्ट। इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिलते हैं। जब भी आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एसआईपी से बेहतर है या नहीं है? क्योंकि मैं बाजार के हर लेवल पे एंट्री नहीं मार पा रही हूँ, मैंने एक लेवल पे पैसा एकमुश्त निवेश कर दिया है। एब्सोल्युटली। सो जैसे मैंने कहा कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक है अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए, विच मींस आपके पूरे पैसे आज लग गए और इसी पे आपको रिटर्न्स जनरेट होने लग गए। तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है नेचुरली बिकॉज कंपेयर टू एसआईपी, लेकिन उसमें अगर रिटर्न आते हैं तो पूरे 15 लाख रुपए पे आ रहे हैं। और दूसरा, अगर आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं तो आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा ले रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं पावर ऑफ कंपाउंडिंग थोड़ा असर करता है एज कंपेयर टू लमसम। तो उसमें आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं तो आप 11,000 रुपए आज निवेश किया, 1 साल बाद आपने 1,30,000 रुपया करीबन निवेश किया है। सो नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस इज कि आपने 15 लाख के लिए 15 साल लग गए, तो रिटर्न्स भी आपको जितना आपने निवेश किया उसी पे आएगा। सो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन दोनों के बीच में हमेशा एक डिस्कशन रहता है कि हम क्या करें। सो इन्होंने क्या किया, लार्ज कैप और मल्टी कैप्स में लमसम किया है और मिड एंड स्मॉल कैप जो ज्यादा वॉलेटाइल माने जाते हैं उसमें एसआईपी किया है। तो एसआईपी आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा दे रही है लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल कैप, और लमसम आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का दे रहा है। स्कीम सिलेक्शन ठीक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, निवेश को बढ़ाइए और जितना शॉर्टफॉल हो रहा है वो पूरा हो जाएगा। फेसबुक की दर्शक शैली मैनी का सवाल मैं लूंगी। यूटीआई इंफ्रा फंड में निवेश कर रही हैं और 1 साल से एसआईपी के जरिए निवेश किया हुआ है, क्या कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं? शैली जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इकलौता फंड नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। अगर डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर चुना है और उसको लेके यूटीआई इंफ्रा फंड चुना है तो कैसा है? वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आज की तारीख में हम गवर्नमेंट का फोकस देख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में की तरफ डेफिनेटली है। हम रोड कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन, जो भी कोल, आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोकस है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फायदा होगा आगे जाते हुए, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन क्योंकि सेक्टर फंड है और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें डेट बहुत ज्यादा है, जिनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो एक कंसर्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा होने वाला, यस, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो, एंड एज ए शेयर होल्डर यू वरीड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं है तो एक डाइवर्सिफाइड फंड इज ऑलवेज बेटर। ऑलराइट, जल्दी से एक छोटा सवाल लूंगी रोहित आजाद का, और इनका सवाल बहुत दिलचस्प है। एसआईपी के बारे में डिटेल में बताएं। बहुत दर्शक हैं जो इत्तेफाक रखते होंगे रोहित के इस सवाल से। समय की थोड़ी सी कमी है लेकिन फिर भी एसआईपी क्या होती है? सो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। हम एसआईपी म्यूचुअल फंड से रिलेट करते हैं, लेकिन एक बार हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको सोना खरीदना है, आपको गोल्ड खरीदना है, आपकी डॉटर है जो आपको मालूम है कि 10-15 साल बाद शादी होने वाली है, और क्योंकि डॉटर की शादी है आपको गोल्ड काम आने ही वाला है। आप ज्वेलरी बना के डॉटर को देते हैं या कोई भी उस समय काम में लेते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि जैसे आपकी डॉटर की जैसे वो पैदा हो जाती हैं, आप हर महीने 1 ग्राम सोना खरीदने लग जाएं। तो आपने हर महीने अगर 1-1 ग्राम सोना खरीदते गए 10-15 साल तक, तो आप कितने ग्राम सोना इकट्ठा कर लेंगे? इसके 2 फायदे होंगे। एक है कि आपको सोना कोई भी रेट हो, आज से ही आप खरीद रहे हैं, आज की कोई जो रेट है वो आपको मिलेगी, अगले महीने जो रेट है वो रेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे करते करते सोने का भाव मान लीजिए 10-15 साल बाद 70,000 फॉर 10 ग्राम्स हो गया, लेकिन आपने अगर छोटी-छोटी हर महीने खरीदते गए तो आपका एवरेज कॉस्ट हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है जिससे आपने खरीदा उसको आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, कि आपने सिस्टमैटिकली हर महीने 1-1 ग्राम खरीदा। नाउ यही सिस्टम, यही एसआईपी एक मैकेनिज्म है, ये अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है। यही मैकेनिज्म आप जब शेयर्स खरीदते हैं या कुछ और निवेश करते हैं वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाया जाता है। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक जरिया है, एक मैकेनिज्म है जिससे आप शेयर्स, गोल्ड, आप रिकरिंग डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं वो भी एक तरह की एसआईपी इन फिक्स्ड डिपॉजिट है। एक सिंपल तरीके से अगर जानना चाहें तो। ऑलराइट, किस्त होती है हर महीने जो आप निवेश के लिए डालते हैं, उसको आप ऐसे समझ जाइए, और ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का निवेश करना है इसमें तो एसआईपी का रास्ता आप अपना सकते हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन बहुत दर्शक हैं जो अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं, एक एक करके तमाम सवालों से रूबरू होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मनी
में आगे बढ़ते हैं और एनआरआई दर्शक वरुण का सवाल मैं लूंगी और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ 5 फंड्स शामिल किए हैं। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, एबीएसएल इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, फ्रैंकलिन यूएस फीडर फंड भी इनके पोर्टफोलियो में और एनपीएस में अलग से निवेश करते हैं 5,000 रुपए का। अब इनका सवाल यह है कि पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड शामिल करना है क्योंकि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप की यहाँ पर कैटेगरी बदली है और 10 साल की निवेश अवधि के लिए फंड्स कैसे हैं, निवेश कैसा है, लक्ष्य क्या है इनके हम नहीं जानते, लेकिन 10 साल का नजरिया हो तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स लिए हुए उन्होंने कैसे हैं? सो वेल, स्कीम्स की बात करें अपने आप में ठीक है, खाली ये जो चेंजेस हुए हैं, जो कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं और रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात कर रहे हैं, इसमें आपको समझना है 2 तरीके के प्राइमरी चेंजेस हैं। एक पहला है जिसमें सिर्फ स्कीम का नाम चेंज किया गया है, तो इनके पास जो पहले था एचडीएफसी बैलेंस फंड वो अभी बन गया है हाइब्रिड इक्विटी फंड। सो एक है नेम चेंज, और ये सेबी ने डायरेक्टिव्स क्यों दिए हैं? कई बार ऐसे स्कीम्स के नाम होते थे जिसमें अपॉर्चुनिटीज वर्ड यूज किया जाता था, जिसमें बैलेंस्ड, जिसमें ऐसे कोई वर्ड यूज किए जाते थे जो इन्वेस्टर्स के लिए कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते थे। तो सेबी ने क्लियर मैंडेट दिया है कि आपकी स्कीम किस तरह की क्या उस समय उस तरह से स्कीम का नाम दें। सो बैलेंस्ड फंड था वो बन गया हाइब्रिड इक्विटी, विच मींस उसमें हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी ज्यादा है, तो ये आपका हाइब्रिड इक्विटी फंड बना। तो ये सिर्फ नाम चेंज हुआ है और इसमें आपके एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं हुए, मतलब जो स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स थे वो चेंज नहीं किए गए हैं। तो ऐसे अगर किसी की भी आपके कोई भी किसी के भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें ऐसे नाम चेंज हुआ है, सिर्फ अगर नाम चेंज हुआ है तो आपको कोई भी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो पहलू है जो आपको ध्यान रखना है वो है एट्रीब्यूट्स चेंज किए गए हैं। जो इनके कोटक सिलेक्ट फोकस फंड था वो एक लार्ज कैप था, वो अभी स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड हो गया जो एक मल्टी कैप फंड है, इसमें एट्रीब्यूट्स चेंज हुए हैं। सो अगर आपका फोकस सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज पे ही है तो आपको इस फंड में आपको निकलना होगा क्योंकि ये अभी एक मल्टी कैप फंड बन चुका है। ऑलराइट, झटपट फेसबुक के दर्शक आदिल दरवेश का सवाल मैं लूंगी। टर्म प्लान लेना है 1 करोड़ का और टर्म प्लान के साथ क्या राइडर्स भी लेने चाहिए? आईसीआईसीआई का टर्म प्लान ले या एचडीएफसी का? सो वेल, अगर हम टर्म प्लान की बात करें आईसीआईसीआई या एचडीएफसी दोनों अपने आप में एकदम टॉप कंपनीज है इंश्योरेंस का पर्सपेक्टिव से। तो जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं जरूरी है आप ये जाने कि आप जिस कंपनी से खरीद रहे हैं वो कंपनी उतने साल तक रहेगी और आपकी क्लेम देने की क्षमता उनके पास है। सो बिटवीन आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी आप कोई भी एक ले सकते हैं जिसका प्रीमियम कम हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइडर्स, इलनेस रिलेटेड राइडर्स अगर आप चाहें तो जोड़ लीजिए। एक्सीडेंट आप एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी स्टैंड अलोन जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए हों। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो का हिस्सा होने के लिए हर्ष। और यॉन मनी पे अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल व्हाट्सएप करें, ट्वीट करें @TH पे और ईमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, चाहे तो फेसबुक पे भी अपना सवाल इनबॉक्स कर सकते हैं। नमस्कार।